प्रोफेसर, आज हम यूनिट 2 रिवाइज करने वाले थे ना, वो मेडिसिनल प्लांट्स की खेती और कंजर्वेशन वाला टॉपिक। हाँ बिल्कुल। लेट्स रिविजिट यूनिट 2। कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन एंड कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। याद है इसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर किए थे हमने? हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया है। कल्टीवेशन था, फिर उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, हार्मोन्स, पॉलीप्लॉइडी, म्यूटेशन। कंजर्वेशन भी था, कुछ ऐसा ही था। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं इसका रिवीजन। फर्स्ट, कल्टीवेशन ऑफ ड्रग्स की डेफिनेशन। बेसिकली ये मेडिसिनल प्लांट्स को कंट्रोल्ड कंडीशंस में सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से उगाना है। अच्छा, कंट्रोल्ड कंडीशंस। हाँ, ताकि कंसिस्टेंट क्वालिटी, प्योरिटी और सप्लाई बनी रहे। मतलब प्रोडक्ट एक जैसा हो हर बार। ओके, कंट्रोल्ड कंडीशंस में। इसके एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन क्या थे मैम? मतलब फायदे। हाँ, तो इसके कई फायदे हैं देखो। एक तो यूनिफॉर्म क्वालिटी मिलती है और स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है। फिर ज्यादा यील्ड मतलब पैदावार बेहतर होती है। राइट। और जो वाइल्ड स्पीशीज हैं उनका कंजर्वेशन होता है, उन्हें बचाया जा सकता है। मिलावट यानी अडल्ट्रेंट्स और पेस्ट से भी कंट्रोल रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गांव में रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है इससे। राइट मैम, ये तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसके स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कल्टीवेशन, मुझे याद है पहला सिलेक्शन ऑफ एरिया था, वो तो बेसिक है। करेक्ट। स्टेप्स हैं, पहला सिलेक्शन ऑफ एरिया, सॉइल टाइप, क्लाइमेट, पानी की अवेलेबिलिटी, एल्टीट्यूड, ये सब देखकर जगह सेलेक्ट करना। ठीक है। दूसरा लैंड प्रिपरेशन, इसमें खेत जोतना मतलब प्लाउइंग, लेवलिंग, फिर मन्योर या फर्टिलाइजर्स यानी खाद डालना, जमीन को तैयार करना। ओके। तीसरा प्रोपगेशन एंड सोइंग, मतलब प्लांट कैसे लगाना है, सीड से या कटिंग्स, राइजोम्स, ट्यूबर से। कभी कभी टिश्यू कल्चर भी यूज होता है। अच्छा। चौथा इरिगेशन, जरूरत के हिसाब से पानी देना, कब और कितना देना है। पांचवा वीड कंट्रोल, जो फालतू घास, वीड्स उगाती हैं उन्हें हटाना, हाथ से या मशीन से, केमिकल मेथड से या फिर बायोलॉजिकल मेथड से भी। राइट। फिर है पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, कीड़े और बीमारियों से बचाना। इसके लिए नेचुरल पेस्टिसाइड्स जैसे नीम एक्सट्रैक्ट्स या फिर आईपीएम टेक्निक्स। आईपीएम वो क्या था मैम, एक बार फिर से? हाँ, आईपीएम मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये कीटों और बीमारियों से निपटने का एक पूरा सिस्टमैटिक अप्रोच है। ओके, गॉट इट। फिर सातवां स्टेप हार्वेस्टिंग, सही मैच्योरिटी स्टेज पर फसल काटना, जब उसमें एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा हों। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हाँ। और लास्ट में पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, फसल काटने के बाद उसमें ड्राइंग यानी सुखाना, फिर गाबलिंग मतलब साफ सफाई करना, एक्स्ट्रा चीजें जैसे पत्थर, मिट्टी हटाना, फिर ग्रेडिंग, क्वालिटी के हिसाब से अलग करना और सही तरीके से स्टोरेज करना। समझ गया मैम, काफी स्टेप्स हैं इसमें। इसके बाद मेथड्स ऑफ प्लांट प्रोपगेशन, ने सेक्सुअल और एसेक्सुअल, राइट? बिल्कुल, दो मेन मेथड्स हैं। पहला सेक्सुअल प्रोपगेशन, जिसे सीड प्रोपगेशन भी कहते हैं। इसमें प्लांट्स सीड से यानी सीडलिंग से उगते हैं। अच्छा। इसके एडवांटेजेस क्या है? प्लांट्स लॉन्ग लिव्ड होते हैं, सस्ते पड़ते हैं और रेज करना इजी होता है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे ये यूनिफॉर्म नहीं होते, जेनेटिकली थोड़ा वेरिएशन आ जाता है, फल देर से आते हैं, पेस्टिसाइड्स पर ज्यादा खर्चा हो सकता है और रूट स्टॉक का इन्फ्लुएंस नहीं होता। सोइंग मेथड्स में थे ब्रॉडकास्टिंग, जैसे इसबगोल में बस छिड़क देते हैं सीड्स। हाँ। फिर ड्रिबलिंग, जैसे फेनल या कैस्टर में गड्ढे करके सीड डालते हैं। और मिसलेनियस, जिसमें पहले नर्सरी में प्लांट तैयार करते हैं, फिर मेन फील्ड में लगाते हैं, जैसे सिनकोना में। ठीक है। और दूसरा था एसेक्सुअल प्रोपगेशन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। करेक्ट। इसमें प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट यूज करते हैं, जैसे स्टेम, रूट, लीफ एटसेट्रा, नया प्लांट बनाने के लिए। इसके क्या फायदे थे? इसके फायदे हैं कि प्लांट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट प्लांट के, तो यूनिफॉर्म यील्ड मिलती है। सीडलेस फ्रूट्स जैसे ग्रेप्स इससे मिलते हैं। अच्छा। जल्दी फल आते हैं कंपेयर टू सीड प्रोपगेशन। और बडिंग या ग्राफ्टिंग से डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज भी बना सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके कुछ नुकसान भी हैं। कभी कभी पौधे थोड़े कमजोर हो सकते हैं और जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता, जो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, इसके टाइप्स भी थे ना, नेचुरल और आर्टिफिशियल। कुलचिकम, ट्यूबर्स, जलाप, राइजोम्स, जिंजर, हल्दी, रनर्स, पेपरमिंट। हाँ हाँ, ज्यादा रहा है। फिर है आर्टिफिशियल मेथड्स,
इसमें हम स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज करते हैं नए पौधे बनाने के लिए। इसमें आते हैं कटिंग्स, स्टेम कटिंग जैसे बल्बरी, रूट कटिंग जैसे ब्रह्मी, लीफ कटिंग जैसे ब्राइमफाइलम। लेयरिंग, स्टेम को प्लांट से जुड़े हुए ही रूट करवाना। इसके टाइप्स हैं सिंपल लेयरिंग गुआवा, सरपेंटाइन जैस्मीन, एयर लेयरिंग जिसे गूटी भी कहते हैं मैंगो, माउंड लेयरिंग। एयर लेयरिंग तो सुना है। हाँ, फिर ग्राफ्टिंग, इसमें दो अलग प्लांट्स के पार्ट्स को जोड़ते हैं, जैसे विप ग्राफ्टिंग एप्पल, टंग ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग सपोटा, अप्रोच ग्राफ्टिंग गुआवा, स्टोन ग्राफ्टिंग मैंगो। ओके। और एक बहुत ही एडवांस्ड मेथड है एसेप्टिक मेथड ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन, जिसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। लैब में बहुत कंट्रोल्ड स्टेराइल कंडीशंस में आर्टिफिशियल मीडियम पर सिंगल सेल्स, सीड्स या एम्ब्रियो से पूरा प्लांट उगाना। वाओ मैम, ये तो काफी डिटेल था एसेक्सुअल प्रोपगेशन वाला पार्ट। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स थे। वो तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। एग्जैक्टली बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कल्टीवेशन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, ये फैक्टर्स प्लांट के ग्रोथ और उसके अंदर जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दोनों पर असर डालते हैं। इन्हें हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स, इसमें आते हैं एल्टीट्यूड, ऊंचाई जैसे T1000 2000 मीटर पे अच्छी होती है। टेम्परेचर जैसे सिंचोना को 60-75 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए। रेनफॉल, कितनी बारिश होती है, जैसे एलो को कम पानी चाहिए। डे लेंथ एंड लाइट इंटेंसिटी, दिन कितना लंबा है, धूप कितनी तेज है। पेपरमिंट में अलग लाइट कंडीशंस में अलग कंपाउंड्स बनते हैं। ह्यूमिडिटी, एयर पोल्यूशन भी अफेक्ट करता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए तो। हाँ, फिर है सॉइल फैक्टर्स, जिन्हें एडाफिक फैक्टर्स भी कहते हैं। सॉइल का टाइप कैसा है, उसका पीएच लेवल। ज्यादातर प्लांट्स स्लाइटली एसिडिक से न्यूट्रल पीएच पसंद करते हैं, 6-7 के बीच। सॉइल की फर्टिलिटी, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, और सॉइल में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो कैसी है। राइट। मैन्योर्स, बायोफर्टिलाइजर्स जैसे अजोला, ये सब यूज होते हैं फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। ओके। एक बड़ा फैक्टर है पेस्ट्स एंड पेस्ट कंट्रोल। इसमें माइक्रोबियल पेस्ट्स आते हैं जैसे फंगाई, बैक्टीरिया, वायरसेस। फिर इंसेक्ट पेस्ट्स, नॉन इंसेक्ट पेस्ट्स भी होते हैं जैसे रैट्स, मंकीज और वीड्स तो हैं ही। इनके कंट्रोल के लिए मेथड्स हैं जैसे फ्यूमिगेशन, सैनिटेशन, साफ सफाई रखना, रेजिस्टेंट वैरायटीज उगाना, नेचुरल प्रेडेटर्स का यूज करना या फिर हर्बिसाइड्स यूज करना। इतने सारे पेस्ट्स। हाँ, और भी अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जैसे साइट सिलेक्शन सही होना, इरिगेशन का तरीका, प्लांट सिलेक्शन मतलब जेनेटिकली सुपीरियर वैरायटी चुनना। जेनेटिक्स खुद एक फैक्टर है। बायोटिक फैक्टर्स जैसे पॉलिनेटर्स जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, माइक्रोब्स, फिर एक्सोजेनस यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स, और एंडोजेनस यानी प्लांट के अंदर के फैक्टर्स जैसे हार्मोन्स। इसके अलावा लेबर और फाइनेंस की अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट और मार्केट कितनी दूर है, केमिकल रेस, एक ही स्पीशीज की ऐसी वैरायटी जिसका केमिकल प्रोफाइल अलग हो, गैस एक्सचेंज, रेडिएशन, ये सब भी मैटर करता है। बाप रे, इतने सारे फैक्टर्स। ओके। फिर प्लांट हार्मोन्स थे, फाइटोहोर्मोन्स। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है ना मैम, बहुत कम अमाउंट में काम करते हैं। यस, बिल्कुल। प्लांट हार्मोन्स, फाइटोहार्मोन्स, ये प्लांट के अंदर बनने वाले ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जो बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में प्लांट के वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं, जैसे सेल डिवीजन, जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, पत्तों का गिरना, लीफ फॉल और स्टिम्युलाई को रिस्पॉन्ड करना। बेसिकली 2 ग्रुप्स हैं। अच्छा। 1, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स जो ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। इसमें आते हैं ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनेंस। 2, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स जो ग्रोथ को रोकते हैं या कंट्रोल करते हैं। इसमें है एब्सिसिक एसिड, ABA और एथिलीन। एथिलीन वैसे दोनों तरह के इफेक्ट्स दिखा सकता है। ओके, प्रमोटर्स और इनहिबिटर्स। पहले ऑक्सिन्स। हाँ, ऑक्सिन्स, ये मेनली सेल इलोंगेशन, सेल को लंबा करना, रूट इनिशिएशन, जड़ें निकालने में मदद, और एपिकल डोमिनेंस जो ऊपर की मेन बड है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे ने इस पे काम किया था। नेचुरल ऑक्सिन है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA।
सिंथेटिक भी हैं जैसे 2,4-D जो वीड किलर की तरह यूज होता है। पार्थिनोकार्पी भी इंड्यूस करते हैं, मतलब सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन। और जिब्रेलिन्स जीए? जिब्रेलिन्स GA ये स्टेम इलोंगेशन, स्टेम की लेंथ बढ़ाना, सीड जर्मिनेशन और फ्रूट डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हें जापान में एक फंगस जिब्रेला फुजिकुरोए से डिस्कवर किया गया था जो राइस प्लांट्स को एबनॉर्मली लंबा कर देता था। अब तक 136 से ज्यादा टाइप्स के GAs आइडेंटिफाई हो चुके हैं। ये भी पार्थिनोकार्पी प्रमोट करते हैं और बोल्टिंग इंड्यूस करते हैं कुछ प्लांट्स में। बोल्टिंग? बोल्टिंग मतलब रोजेट प्लांट्स में फ्लावरिंग से पहले स्टेम का एकदम से लंबा हो जाना। अच्छा, ओके। नेक्स्ट, साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस इनका मेन काम है सेल डिवीजन, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। मॉर्फोलॉजी में भी रोल है, खासकर टिश्यू कल्चर में, शूट फॉर्मेशन में। इन्हें काइनेटिन के फॉर्म में डिस्कवर किया गया था। नेचुरल साइटोकाइनिन का एग्जाम्पल है जिएटिन, जो कॉर्न कर्नल से मिला था। ये सेनेसेंस को डिले करते हैं, मतलब एजिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं। इंटरेस्टिंग। फिर एथिलीन, वो तो गैस है ना? हाँ, एथिलीन ये एक गैशियस हार्मोन है। इसका सबसे कॉमन रोल है फ्रूट राइपनिंग, फल पकाना। फ्लावरिंग और सेनेसेंस में भी इसका रोल है। इसे अर्ली 1900s में आइडेंटिफाई किया गया था। स्ट्रेस रिस्पॉन्स में भी ये इंपॉर्टेंट है। राइट। और लास्ट में ABA, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ABA ये एक ग्रोथ इनहिबिटर है। ये सीड डोमेंसी मेंटेन करता है, स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है, खासकर जब पानी की कमी हो, और प्लांट को स्ट्रेस कंडीशंस टॉलरेट करने में मदद करता है। इसीलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन, ओके। और इनके एप्लीकेशंस थोड़ा शॉर्ट में? हाँ, एप्लीकेशंस काफ़ी हैं। जैसे ऑक्सिन्स को रूटिंग पाउडर्स में यूज़ करते हैं, कटिंग्स में जल्दी रूट निकालने के लिए। जिब्रेलिन्स को फ्रूट साइज बढ़ाने के लिए, जैसे ग्रेप्स में। साइटोकाइनिन्स टिश्यू कल्चर में यूज़ होते हैं। एथिलीन को फ्रूट्स को कमर्शियली राइपन करने के लिए यूज़ करते हैं। और ABA को ड्रॉट टॉलरेंस पर रिसर्च में यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया मैम। समरी टेबल काफ़ी हेल्पफुल थी इसकी। और लास्ट टॉपिक था पॉलीप्लॉइडी, म्यूटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन।